जतिन भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत एनबीएस पॉडकास्ट में। थैंक यू भाई। जतिन भाई, हॉरर है और इसी के रिगार्डिंग हमारी डिस्कशन भी हुई थी। जी। तो आप भी एक चैनल रन करते हैं, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि स्टार्ट जल्दी से किससे से करेंगे, तभी जो ऑडियंस है करती है कि भाई ठीक है, कुछ ना कुछ चैनल में इस वीडियो में है, दम है भाई। तो पहले स्टार्ट करते हैं किसी अच्छे से किस्से से, जो आप तैयार करके आए हो, या जो भी आपके रियल टाइम इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उससे शुरू करते हैं। तो भाई एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको जिससे आप बहुत सारी ऑडियंस रिलेट भी कर पाएंगी, क्योंकि मोस्टली बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है बट नोटिस कम लोग कर पाते हैं। तो ये 2016 की बात है। ओके। ये मेरा ही पर्सनल खुद का हॉरर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है। ओके। हम दिल्ली में पहाड़गंज में रहते थे। तो पहाड़गंज से हमें 2016 में शिफ्ट करना पड़ा उत्तम नगर साइड। तो उत्तम नगर में हमने रेंट किया था एक हाउस। तो हम थर्ड फ्लोर पे रहते थे। थर्ड फ्लोर पे ऐसा था कि वहां कोई आता जाता नहीं था, उसके बाद सीधी टेरेस थी। तो नीचे जो थे वो ऑनर रहते थे। ऑनर में थी एक ओल्ड लेडी बेसिकली। तो उन्होंने कैमरा लगाया था। जब हम फर्स्ट टाइम वहां गए तो मुझे उस रूम का ना ऑरा थोड़ा सा अजीब लगा, पूरे फ्लैट का। तो इस रिगार्डिंग है ना, मैंने पापा से डिस्कस किया कि पापा ऐसे के बाद मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है बेसिकली। तो पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, इतना ज्यादा मत सोच कि हम यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा ना पहाड़गंज से और ये वाला एरिया थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो ऐसे करते करते हमको महीना भर हो गया वहां पे, और मेरे को वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ वहां पे फील हो रहा है, बट मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो एक दिन मैं ना ओल्ड लेडी के पास गया। मैंने कहा यार मुझे पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, क्यों ना उनसे एक बार डिस्कस किया जाए। तो उनसे मैंने डिस्कस किया बेसिकली। उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई कि बेटा देखो, छत पे कम जाया करो। उनके ये वर्ड्स थे। तो इससे मैं आंटी छत पे कम क्यों जाना है, ये तो आप बताइए एक बार। बस उन्होंने मेरे को बोला छत पे कम जाया करो, पूरी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि ऑनर तो हम रेंट पे थे। तो मैं भी ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करी उनसे और मैं ऊपर आ गया। एक दिन अचानक, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो ऐसा रूम था बेसिकली, एक फ्लैट था और सीढ़ी चढ़ के अंदर से ही एक दूसरा रूम ऊपर की साइड था। तो ऊपर वाले रूम में ना अक्सर मेरे को ऐसी चीज फील होती थी जैसे वहां पे कोई तो है, जो बेसिकली पूरी जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे वातावरण में ऐसा माहौल पैदा कर रहा है कि मैं भी यहाँ हूँ, मुझे भी नोटिस करो। तो ये बात सिर्फ मैं रिलेट कर पा रहा, तो मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया। तो बहुत दिन से मम्मी ये चीज नोटिस कर रही थी, मुझे नहीं पता था। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ऊपर वाले कमरे में कुछ तो है ऐसी प्रॉब्लम जिससे ना यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। क्योंकि मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जब मैं ऊपर वाले रूम में जाता हूँ तो उसमें स्मेल फील होती थी, बहुत गंदी स्मेल, ऐसी स्मेल जैसे कोई चूहा वगैरह मर गया हो, ऐसी स्मेल आती थी। और मैं बहुत कोशिश करता था कि कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलता। मैंने सारी अलमारी देख ली, सब कुछ देख लिया, वो स्मेल इतना परेशान हो गया, मैं रूम फ्रेशनर डाल रहा हूँ, सब कुछ, वो स्मेल नहीं जाती वहां पे। तो ऑनर के साइड से वहां पे अलमीरा वहां पे ऑलरेडी लगी हुई थी। वो अलमीरा उनकी थी, हमारा फर्नीचर आ गया था, अलमीरा सिर्फ उनकी थी, बहुत पुरानी थी। तो ओल्ड लेडी के साथ उनका एक बेटा रहता था, तो मोस्टली यूएस में जाते थे, उनका वीडियो शूट का काम था, तो वो यूएस में रहते थे, उनसे कोऑर्डिनेट काम होता था। वो ओल्ड लेडी ही सारा देखती थी। तो एक दिन वो ओल्ड लेडी अचानक से, मैं घर में था और नीचे से चिल्लाती है कि बेटा एक मिनट दरवाजा खोलो। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई, चलो चेक करते हैं। तो बालकनी से देखा तो उन्होंने बोला बेटे कोई आएगा ना ऊपर तो दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा कौन आएगा, ऐसा तो कोई है नहीं। और उन्होंने बोला कोई आएगा तो बस दरवाजा मत खोलना। तो यार ठीक है, मैंने मम्मी को बोला ऐसा बोल रही है कि घर में लग रहा है बिल्डिंग में कोई चढ़ा है। तो मम्मी भी थोड़ा परेशान हो गई। मम्मी कह रही कि तो आज तो तू है यहाँ पे, नहीं तो देख यहाँ पे ऐसा भी होता है, ठीक है, कोई चढ़ के आ जाएगा तो दरवाजा बंद रखा करो। मैंने कहा ठीक है मम्मी, दरवाजा बंद रखेंगे, लेकिन अभी मत खोलना। शाम को जब सब कुछ ठंडा हो गया तो नीचे जब गया तो उसने मेरे से बात की, ओल्ड लेडी ने, कि बेटे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने कहा क्या दिखाना है? तो उन्होंने दिखाया कैमरे की जो रिकॉर्डिंग थी ना, उसमें आप यकीन नहीं मानोगे, सीढ़ी से चढ़ता हुआ मेरे फ्लोर तक दिखाया, क्योंकि 2 कैमरे थे, बीच में भी कैमरा था। एक व्हाइट कलर का ना कुछ चढ़ता हुआ गया जो शैडो टाइप था। हाँ, वो वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको जब बोलेंगे शो भी करेंगे, बट ऊपर वो चढ़ता हुआ गया है। वो आप दे देना अगर होगा। हाँ, अगर मेरे को मिल जाएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक। वो ऊपर बेसिकली चढ़ता हुआ गया, और वो मैंने भी देखा, मम्मी ने भी देखा, सब परेशान हो गए। तो इस पे डिस्कस होने लगा, डिबेट होने लगा कि क्या चीज थी। रात को पापा आते हैं, मैंने बोला था कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ है। वो ओल्ड लेडी कह रही है कि दरवाजा मत खोलना, इतने कॉन्फिडेंस में बोली है। ठीक है। तो पापा ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो डिस्कशन होने के बाद वही कि ठंडा माहौल करते हैं, चिल करते हैं कि वो कीड़ा होगा, कैमरे के आगे से निकल गया, लेकिन 2 कैमरे के सामने कैसे आ सकती है परछाई? वाइट वो ऊपर तक जा रहा है, बकायदा दिख रहा है वीडियो के। ठीक है।
तो इससे रिलेटेड ये चीज चलती रही, तो थोड़ा काम में बिजी हो गए, पापा भी बिजी हो गए, ऑफिस वगैरह जाने लगे, मम्मी मेरी अकेली रहती थी उस फ्लोर में। अब जितनी भी एक्टिविटी हो रही है ना, वो मेरी मम्मी के साथ हो रही है, वो मेरी मम्मी और मेरे साथ ही होती है। उस पर भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या रीजन है उसका, वो आगे हम बात करेंगे। तो अभी क्या है, मेरी मम्मी ऐसा फील कर रही है जैसे उनके साथ है ना और भी कोई ऐसी शक्ति है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो हो रही है रेगुलर बेसिस पे। मेरी मम्मी रात को मेरे को ऑफिस से फोन करती है, अचानक से बताती है कि ना ऊपर वाले कमरे के ना नल के चालू हो रहे हैं बाथरूम में। ना मेरा छोटा भाई है घर के अंदर, ना मैं हूं, ना कोई है। जब भी मैं ऊपर जा रही हूँ ना तो एक टैप हमेशा ऑन रहता है, वो बंद करके आती है और टैप ऑन हो जाता है। एक तो होता है ना बिल्कुल फुल फ्लो वाटर, यहाँ एक होता है जस्ट डिप्स कर रही है। ये फुल फ्लो था, खुद ऑन हो रहा है। नहीं ऑन तो खुद हो गया। हाँ। जो वाटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो ऑन हो गया, फ्लो वाटर का पूरा जैसे पूरी नल चल रही है या जस्ट ना? बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल किसी ने गलती से छोड़ दिया हो या ऑन करके भूल गया हो कोई। वो फ्लो इतना तेज है कि वो बकायदा किसी के टच किए बिना खुल ही नहीं सकता। वो टैप खुल गया। पहला इंसिडेंट वहां हुआ मम्मी के साथ, जो मम्मी ने फील करा। अभी तक हमें जो लग रहा था ना, हमें ये लग रहा था कि कोई तो हमारे साथ है, कोई तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई ऐसी एंटिटी है जो इस घर में रह रही है, बट बेसिकली वो अभी तक हमें नुकसान नहीं कर रही, कोई हार्म नहीं देगी। पहला इंसिडेंट मेरी मम्मी ने मेरे को बताया है कि देख ऊपर के ना नल के चालू हो गए बाथरूम में, ठीक है। मैंने तेरे पापा को ये बात बता दी है, पापा थोड़ा सा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को, वो थोड़ा लाइट ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मम्मी, शाम को आके देखते हैं। शाम को जब मैं आता हूँ तो सेम वही, मैंने दरवाजा खोला, थोड़ा सा मैंने देखा तो वही स्मेल, और दिन डे बाई डे है ना वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा मम्मी देखो कुछ तो गड़बड़ है, अब पापा से बात करोगे, यहाँ से है ना कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है माहौल। अब रेगुलर बेसिस पे एक ही हरकत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटिटी जो रह रही है ना वहां पे, वो ऑब्जर्व कर गई कि भाई इस चीज से ना इनको तकलीफ हो गई है। अब ये नल के चालू हो गए ना, ये लेडी को परेशान करूंगा क्योंकि ये सिंपल एक आसान मोहरा है मेरे लिए, इसको पकड़ लो। तो आए दिन अब ये होने लग गया कि नल के चालू हो रहे हैं, शावर तक चालू हो रहा था, ट्रस्ट में शावर तक भी ऑन हो रहा था डेली बेसिस पे। तो मैं मम्मी को बता रहा हूँ, मम्मी अब बहुत ज्यादा हो गया है, पापा को समझाओ यहाँ से खाली करते हैं, ठीक है। तो एक दिन है ना मेरी मम्मी और मैं नीचे चले गए ओल्ड लेडी के पास। उनसे सिर्फ इतना पूछा, आंटी देखो जो हम फील कर रहे हैं ना यहाँ पे इससे पहले भी हुआ है, क्योंकि जब यहाँ रेंट पे आए थे ना इधर कोई नहीं रहता था, आपका सारा कबाड़ा था, आपने रिपेयर करवाया पूरा का पूरा मकान। मैं ये नहीं बताऊंगा वो कहाँ पे है, बट उन्होंने रिपेयरिंग करवा के हमें दिया। तो बहुत सोचने के बाद है ना, उन्होंने थोड़ी बात करने के बाद, बैठने के बाद उन्होंने एक बात बताई कि ऐसा है बेटा, यहाँ पे ना मेरे जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हुई इस रूम में। हाँ, वो उनका था बेसिकली, ठीक है, और वो अलमीरा भी उन्हीं की थी। लेकिन वो हुई कब थी, वो जब दिल्ली में बहुत पुराने दंगे हुए थे ना, सिख परिवार था। अच्छा, वो सिख थे? हाँ, वो सिख परिवार था। तो उनमें से शायद वो डेथ शायद अननेचुरल नहीं थी, नेचुरल नहीं थी, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो उससे मैं रिलेट कर पाया, मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब क्या था, मैं कोशिश करी कि आसपास के जो और लोग यहाँ रेंट पे रह के गए ना, क्यों ना उनका पता लगाया जाए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। मेरे को शुरू से इन चीजों में इंटरेस्ट था, मुझे पता था कि भाई अब मेरे में वो कहते हैं ना चुल आ गई कि मुझे तो करना है। अगर यहाँ पे एक एंटिटी है जो मेरे को देख रही है रेगुलर, मेरी माँ को तंग कर रही है और मुझसे वो कनेक्ट करना चाह रही है, तो मैं भी इससे कनेक्ट करता हूँ। एक बार मैंने कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, इवन मैंने उसको ललकारा। एक दिन मेरी मम्मी नहीं, घर के अंदर कोई नहीं, मैं आया दोपहर के अंदर, ऑफिस से जल्दी आ गया, मैंने अपना रूम खोला और पूरे घर के अंदर 3 कमरे थे, उसके अंदर तीनों कमरे में एक ही स्मेल जो ऊपर वाले कमरे से। अच्छा, यानी कि वो एंटिटी नीचे आ गई। हाँ, वो नीचे है, क्योंकि उसे पता लग गया कि ये बंदा है जो मेरे को अच्छे पूरी तरीके से फील कर रहा है, ठीक है। अब वो पूरे घर में स्मेल, अब मैं जाके हॉल के अंदर बैठ गया, टीवी ऑन कर लिया। टीवी ऑन कर लिया मैंने, टीवी में मूवीज लगा ली, लेकिन मुझे ये पता लग गया है कि वो एंटिटी आ गई है और पूरा मेरे को नोटिस कर रही है किचन के वाले एरिया से, क्योंकि रूम ऐसा था, पूरा लंबा था, उस साइड किचन, लास्ट में फिर एक साथ में रूम, और यहाँ पे हॉल था बालकनी के साथ में, टीवी देख रहा हूँ। आप यकीन मानिए, इतनी पावरफुल जो नलका छुरी है, जो सब कुछ कर सकती है, अपने हाथ से टच कर सकती है, वो मुझे रियलाइज करा रही है कि भाई ऐसा है कि अब तू फंसेगा, आज यहाँ पे तू बैठ गया ना अकेला, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं उससे बैठ गया और मेरे को खुद से आने लगा अंदर से ना। एक रूम में हमारा अटैच बाथरूम टॉयलेट था नीचे वाले में, जिसमें मम्मी पापा रहते थे। वहां का क्या है, डोर नॉक हो रहा है अंदर का, बाथरूम का, मग्गे की आवाज आ रही है मुझे बकायदा कि मग्गा अंदर से कोई ना कोई हिला रहा है। मेरे दिमाग में शक बैठ गया, यार ऐसा है, जरूरी नहीं है कि भूती हो या कोई आत्मा हो, स्पिरिट हो सकता है यार वो घर के अंदर हो, एक बार चेक तो कर ले खोल के। मैं अंदर गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब मैं बाथरूम में घुसा हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब यकीन मानिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ऐसा लगा जैसे
मैं ना फील कर लेता हूँ यार ये चीज मेरे अंदर है, आप इसको सुपर नेचुरल पावर मत बोलिए, लेकिन मेरा ना सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग है कि मुझे पता लग जाता है कि अगर मैं अपने फ्रेंड के भी घर में जा रहा हूँ तो मैं उसको ये बता देता हूँ कि भाई तेरे यहाँ का ऑरा कैसा है, ठीक है। तो मैं बाथरूम में घुसा हूँ तो मेरे ना ऐसा लगा है जैसे बॉडी में कुछ हुआ है, सेंसेशन थी कि कुछ तो था, मैं बाहर आ गया वापस हॉल। अब वो फिर वही चीज बार बार हो रही है, मग्गा गिर रहा है, खिड़की की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है बेड पे कोई अंदर कूद रहा है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं टीवी लगा रखा, मेरे को नींद ना आए, दोपहर में चलो यार सो जाऊं, नहीं सो सकता मैं। अब मैं खड़ा हुआ हूँ थोड़ी देर बाद गुस्से के अंदर, और मैंने उसको सिंपल सा बोला, भाई तू जो भी है ना, तेरे में दम है, तू कर रहा है, मैं समझ गया कि तू यहाँ पे रह रहा है, मैं समझ गया तू ऐसी एंटिटी है जो चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है, तू मेरे को नुकसान पहुंचा के दिखा, तू मुझे कुछ करके दिखा, मैं तेरे को मान जाऊंगा। तूने घर में बदबू कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, मैं समझ गया तू यहाँ रहता है, लेकिन मैं तेरे रेंट पे से मकान छीनने नहीं आया हूँ, इतना परेशान मत हो, मैं रहूंगा और जब तक मेरी मर्जी रहेगी ना, जब तक रहूंगा यहाँ। तो इतना मैंने कह दिया, ललकार दिया, और मेरी बड़ी मम्मी का फोन आ गया, थोड़ी दूर पे रहते थे। मैंने कहा चल यार यहाँ से हटा, अपना दिमाग मत खराब कर, यहाँ पे तू नहीं कर पाएगा, तू चलते हैं यहाँ से। फिर मैंने रास्ते में सोचा, जब मैं इतना परेशान हो रहा था, मेरी माँ कितना परेशान हो रही होगी, क्योंकि वो दिन भर वहीं रहती थी। अब मैं बड़ी मम्मी के चला गया वहां पे, तो वापस आने के बाद है ना, मैंने रात का खाना खाया वहां से, मेरे पापा भी वहीं आ गए, मम्मी भी वहीं आ गई, ये डिस्कशन कंटिन्यू रहा। तो मेरी बड़ी मम्मी मान नहीं रही है चीज, वो कह रही ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा ध्यान अपना है ना इधर उधर लगाओ, घर में पूजा पाठ करो। मैं पूजा पाठ डेली बेसिस पे हो रहा है, तो कोई नहीं माना ये वाली बात। तो खाना खा के रात में आया हूँ, सुनील भाई यकीन मानो उस रात हमें इतना बड़ा अटैक हुआ, खासतौर पे मुझ पे, मेरा सांस रुक गया, मेरा बकायदा सांस रुक गया, और मैं इतना डर गया ना, और मैं डर गया, उसी दिन मैं मम्मी पापा को बोला कि मम्मी पापा मेरे को ना घबराहट हो रही है अंदर से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हार्ट में दिक्कत हो रही है, प्रॉपर सांस खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, सांस नहीं आ रहा। पापा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ओवर ईटिंग हुई थी तेरे, ये तो गैस की गोली खा ले, तू ये खा ले, ये नुस्खे चल रहे थे। अब मैं और डीप जाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या है, मेरा सांस ऐसा लग रहा है कि दबाया जा रहा है कोई, और मैं खुल के सांस ही नहीं ले पा रहा। मुझे भी लगा कुछ हो गया है, मेरे पापा मेरे को ना हॉस्पिटल लेके चलो, ऐसा लगा हार्ट अटैक आ रहा है, और कम एज थी मेरी उस टाइम, बहुत 2016 की बात है। तो पापा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा पापा कुछ हो रहा है, यकीन मानो अभी लेके चलो। मैं वॉमिट करने गया बाथरूम के अंदर, वॉमिट भी नहीं आ रही है और कुछ नहीं आ रहा है। पापा समझ गए कोई प्रॉब्लम है, चल मेरे को वहां पे जो क्लिनिक था वहां दिखाया उन्होंने, हॉस्पिटल था लोकल प्राइवेट, वहां दिखाया। तो मैं गया हूँ, मेरे को वही प्रॉब्लम लगातार हो ही जा रही है, मेरा सांस नहीं आ रहा। पापा से कह रहा हूँ पापा मरने वाला हूँ, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को बचा लो कैसे भी करके। मैं हॉस्पिटल गया हूँ, बैठा हूँ वहां पे, मेरे को बिठाया, मैंने डॉक्टर को बताया ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मेरे को फटाफट से गैस का इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, ये खा लो, कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है ओवर ईटिंग हो गई हो। अब उन्होंने मेरी फटाफट से ना, एक डॉक्टर ने ईसीजी लिख दी कि ईसीजी करवाओ, तुम एक काम करोगे पता लग जाएगा। ईसीजी करवा रहा हूँ, ईसीजी गड़बड़ आ रही है, ईसीजी बिगड़ रही है मेरी। अब वो बहम है ना मेरे दिमाग में इतना बढ़ गया कि मैं तो गया, आज गया, ठीक है। मैंने पापा से बोला पापा ऐसे मेरे को यहीं एडमिट करवा दो। उन्होंने फटाफट से डिप लगा दी मेरे, और पता नहीं क्या क्या कर दिया, उन्होंने एडमिट कर दिया। और मेरा सांस फूले जा रहा है, और मेरे को ना ऐसा दिख रहा है कि भाई आज मेरी आखिरी रात है जिंदगी की। मैं समझ नहीं पा रहा अभी तक मेरे साथ हो क्यों रहा है। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि नॉर्मल खाना खा के आया हूँ यार, इसलिए हो गया होगा। तो बैठ गया मैं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैं ठीक हो गया, अचानक से ठीक हो गया। बाहर बैठे मैंने पापा सांस आ गया, खुल गया, मैं खुल के सांस ले पा रहा हूँ। पापा ने कहा देख हो गया ना, वैसे ही था। मैं वापस घर आया, मैं पापा के साथ आया। आफ्टर यकीन मानो जैसे ही मैं चौकट पे आया हूँ घर की, दरवाजा नॉक करने से पहले मैंने इतनी वॉमिट करी है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ऊपर जाने ही नहीं दिया उस एंटिटी ने मेरे। मैं वापस हॉस्पिटल गया। डॉक्टर अब कह रहा है कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये केस क्या है, इसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना इसके गैस बन रही है वो हम लगा चुके हैं, ना इसके अब ईसीजी बिगड़ रही थी, ईसीजी ठीक आ रही है। ये लड़का कह रहा है मेरा सांस फूल रहा है, अस्थमा भी की इसकी बीमारी नहीं लग रही है, ऐसी कोई पंप, वो उन्होंने मेरे को पंप भी दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं जब वहां जा रहा हूँ ना तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, जब भी मैं घर की बाउंड्री में आ रहा हूँ वहां प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब मैं बाहर निकल जाता हूँ ना बाइक ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो लगा हो सकता है यार स्ट्रेस चढ़ रहा हूँ दिमाग में, इसलिए मैं ज्यादा ओवर थिंक हो रहा हूँ। वापस आया हूँ घर पे, आगे सो गया। मेरे को नींद की दवाई डॉक्टर ने लगा के सुला। अगले दिन मैं उठा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उठा। मेरे पापा मेरे को उठा रहे हैं, पानी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं उठ रहा। मेरे पापा ने बोला ऐसा है मैं मकान आज ही शिफ्ट कर दूंगा, परेशान हुआ तो ठीक है, तो एक काम कर मेरे साथ दोबारा हॉस्पिटल चल। मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने मेरे को एक दिन के लिए एडमिट कर लिया, कह रहा हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे। मेरे पापा ने फटाफट चंदर विहार एक जगह है वहां पे शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी कि नहीं मैं जाऊंगा अगर यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वो हमने शिफ्टिंग स्टार्ट करी, वहां पे हम आ गए। मैं हॉस्पिटल से वहां पे गया। अब यकीन मानो वो एंटिटी ने बकायदा मेरे से ना, जब मैं वापस उस घर में गया हूँ सामान उठाने के लिए,
उसने मेरे को ये लगा दिया कि भाई तू यहाँ पे आया कैसे, तेरी जान मैंने बख्शी है, तू बचने वाली चीज नहीं थी। ये पता क्यों है? क्योंकि तूने मेरे को ललकार दिया। मुझे, मैं हूँ इविल स्पिरिट, अगर मेरे को चैलेंज करेगा ना तो तेरे को वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक तू सोच नहीं सकता। ये केस हो गया। तो फिर मैंने कहा पापा ऐसा है, ठीक है लाइट लेते हैं इसको थोड़ा सा, कोई नहीं है, हो सकता है मेरे को बीमारी, छोड़ देते हैं, नहीं करते शिफ्ट, यहीं रहते। अब वो नॉर्मल बेसिस पे नलके चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। मेरी दादी दादा पहाड़गंज में रहते थे। मेरे दादा ऐसे आदमी थे ना, राजस्थान के जंगलों में सो जाते थे, खेत में सो जाते थे। उस दिन मैंने उनको घर पे बुलाया, वो आए हमसे मिलने के लिए, ऊपर वाले रूम में सुला दिया मैंने अपने। मेरे दादा जी रात के 1 बजे उतरते हुए आए हैं और वो बोल रहे हैं कि गालियां दे रहे हैं, ठीक है, पुराने आदमी थे। वो कह रहे हैं कि घास सुला दिया मेरे को, मेरा पलंग इतना ऊपर था हवा में, रात में इतना ऊपर था हवा में, और वो 1 बजे टिके नहीं मेरे घर में। मतलब इतना शेर दिल आदमी 1 बजे भाग रहा है इस चीज से डर के कि उस आदमी ने उस दादा को उठा दिया मेरे हवा के अंदर। और ये लिटरली हमारे साथ हो रहा है और हम समझ नहीं पा रही क्या चल रहा है। ये आज की डेट में ऐसा थोड़ी होता है किसी इंसान के साथ। अगर हम किसी को बताएंगे तो हमें मूर्ख कहेगा यार, कि कौन पलंग उठा सकता है किसी का, लेकिन वो उठा रहे हैं। अब लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, वो चले गए, सब कुछ ठीक है, अब नॉर्मल एडजस्ट हो गया। अब हमें आदत हो गई उसके साथ रहने की। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें रियलाइज हो रहा है कि सीढ़ी पे कोई खड़ा है, हमने देख लिया, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है भाई खड़ा है, तो हमें दिख रहा है बकायदा, एक छवि दिखी और निकल गया हम आगे। मम्मी बता रही है, मम्मी मैं किचन में होती हूँ तो स्मेल रहती है, ऐसा लगता है मेरे पीछे किसी ने ना बाल ऐसे करके निकाल दिया, किसी ने ऐसे छू के निकल दिया। मैं इग्नोर कर रही हूँ। मेरी मम्मी की इतनी जबरदस्त तबीयत खराब कर दी उस बंदे ने, जो भी एंटिटी थी, इतनी जबरदस्त कि मेरी मम्मी को ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये औरत नहीं बचेगी, क्योंकि वो पूरे दिन उनके साथ थी। उसी हॉस्पिटल में लेके गए, डायबिटीज पहुंच गई 550। मेरी मम्मी को ट्रीटमेंट करा के घर वापस लेकर आए। मेरी मम्मी एक ही जगह देखती रहती थी, दरवाजे, लगातार टकटकी लगा के अपने बाहर किचन के पास देखती रहती दरवाजे पे। मैंने कहा मम्मी वहां क्या दिख रहा है? अरे मेरे को सिर्फ एक ही चीज नजर आ रहा है कि वहां पे कोई खड़ा है। अब एक भयम आ जाता है, क्योंकि ना मैंने कहानियां सुनी है कि जब किसी की ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान न करे, किसी की डेथ आती है ना तो उसको पहले से चीजें ना रियलाइज होने लग जाती है। तो एक चीज से ना और डर गया कि ऐसा कोई ना दिख रहा हो कि मेरी माँ को कोई ले जाए। मैं गुस्से से भी भर गया, बहुत कुछ होने लग गया। मैंने लोबान बनान और पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीरें ये टांगना चालू कर दिया। ठीक है, वो टांग रहा हूँ, मेरी मम्मी वहीं देखे जा रही है, कभी विंडो के पास, कभी यहाँ, कभी। मम्मी कौन दिख रहा है? कह रहा मेरे को एक सिख बंदा नजर जिसकी दाढ़ी वाइट है और वो खड़ा रहता है दरवाजे पे और सिर्फ मेरे को देखता रहता है। मैंने कहा क्या कहता है? वो कहता कुछ नहीं है, बस खड़ा रहता है और मेरी आंख से आंख नहीं हटाता। मैंने कहा मेरी मम्मी ये हो सकता है शायद दिमाग पे थोड़ा सा इफेक्ट, हेलुसिनेशन हो रही हो, बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट पड़ गया हो। लेकिन मैं रिलेट कर पा रहा था यार, कुछ ना कुछ देखो अब बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, कोई तो दिक्कत है, यहाँ नहीं चल पाएंगे। मेरी मम्मी को अगर इस तरह परेशानी होगी तो नहीं हो पाएगा मामला। तो वो हमें ना मजबूरी में वो मकान खाली करना पड़ा। वो इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी ना कि वो अपनी प्रेजेंस से ज्यादा नहीं फील करा चुका था कि भाई ऐसा है, कब्जा कर मत कर लेना, क्योंकि उसको ना डर था कि कोई रेंट पे आए, मेरी बीबी अकेली रहती है, कोई ऐसा ना हो कि इस पे पूरे मकान पे कब्जा कर ले। उसको हमेशा ये डर रहता था उस स्पिरिट को, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया उसको। उस कमरे की स्मेल कभी नहीं गई। इवन मेरे जितने भी रिलेटिव्स उस घर में आते थे ना, सबकी एक ही शिकायत थी, भाई ऊपर वाले कमरे में नहीं जाएंगे, चाहे नीचे सुला देना, क्योंकि यहाँ पे तो भाई सच में भूत है तुम्हारे घर में 100%। और वो पैर पकड़ लेता है, वो चादर खींच लेता है, इतना पावरफुल था। कई बार ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि मैं ऊपर वाले, मेरे को म्यूजिक का शौक रहा था शुरू से, मैं गिटार बजाने के लिए ना अपना पर्सनल स्पेस देखता था। मैं उस रूम का ऑरा थोड़ा सा ठीक करना चाहता, मैं वहीं गिटार बजाऊंगा, नहीं बजाने देता था यार। वो टैप ऑन करता था, सब कुछ ऑन करता था। रात में अगर गलती से नींद आ गई ना, वो बकायदा मेरे को ऐसा रियलाइज कराता था कि मेरे मुंह पे कोई सांस ले रहा है। स्पिरिट सांस लेती है नहीं लेती मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे बकायदा मेरे को सांस मेरे गाल पे महसूस होती थी, मेरी आंख खुल जाती थी। मैंने हाथ जोड़ लिए, मेरे को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। आज भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, मेरे रोम पे खड़े हो जाते हैं। वो क्या चीज थी इतनी शक्तिशाली, जो इतनी पावरफुल हो गई, जो सीढ़ी पे भी दिख रहा है, जो हाथ भी लगा रहा है, जो सांस भी ले रहा है। ऐसी स्पिरिट कैसे हो सकती है यार? और वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये अलमारी में से आता है। वो जो अलमीरा थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अलमीरा में रहता था वहां। अब मेरी आदत थी कि मेरे को जब मैं गाना गाता था ना, रिकॉर्ड करता था, मेरे को ऐसा स्पेस चाहिए था जहाँ आवाज ना गूंजे, तो मैं अलमारी में फोन रख लेता था। ठीक है, अलमारी में फोन रखा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आराम से रख दिया, वो सेटल है, फोन हिल नहीं सकता। मैं सिर्फ इधर मुड़ के आया हूँ, फोन नीचे, फोन गिर गया, फोन गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसने मेरे को बहुत चोट पहुंचा दिया। आज तक उसका इफेक्ट मेरे शरीर पे ऐसा है ना कि मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो आ गया मेरे पास। किसी भी रूम में बैठा हूँ, उसका ऑरा ऐसा है कि भाई
वो नहीं छोड़ रहा मेरे को, आज तक भी कनेक्ट है वो मेरे से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ललकार ना मेरे को इतनी बड़ी भूल बन गया ना मेरी, कि मैं उससे ना लड़ ही नहीं सकता अपने जीवन में। इससे ये किस्से से आपको फिर क्या सबक मिला? इससे मेरे को ना एक चीज समझ में आ गई भाई, कि किसी भी स्पिरिट को ना कभी ललकारना नहीं, अगर वो है ना तो उसकी प्रेजेंस को फील करके एक तो इग्नोर मत करना, उसे ये मत सोचना कि वो कुछ नहीं कर सकता और स्पिरिट तो नॉर्मल होती है, और आप ये सोचोगे ना कि मैं इसे इग्नोर कर दूंगा और ये कर दूंगा, वो आपकी जिंदगी तहस नहस कर देगा। सही बात है। लेकिन बात ये है, देखो अगर आपने शायद मेरे कोई पॉडकास्ट सुना होगा, मैंने कई पॉडकास्ट पे एक बात कही है कि हम कहते हैं ये भूत प्रेत है, समथिंग है, कुछ भी है, इविल स्पिरिट्स है। मेरी नजर में तो वो इविल स्पिरिट नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो आपके घर में नहीं है, आप उसके घर में है। और अगर आप रिस्पेक्ट दोगे, है ना, तो फिर वो भी रिस्पेक्ट देगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक दुखांत उनके परिवार पर हुआ, अब आपके मुताबिक वो जो स्पिरिट है वो चाह रही है कि उनकी जो बीबी है, उनकी वाइफ है, वो उनको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। राइट। तो इविल स्पिरिट होने का तो कोई बनता ही नहीं है, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इस चीज में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बिलीफ, जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं होता तो मैं उस कमरे में गुरबानी का पाठ लगा देता, जो कुछ समय चलता रहता है ना, जपुजी साहिब का लगा दिया, क्योंकि देखो ना वो उनकी खुराक है। अब वो मुझे नहीं पता कि एज अ पर्सन कैसे रहे होंगे जब तक जिंदा रहे होंगे, लेकिन जो मरने के बाद भी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बेचारा रहा होगा। सही पॉजिटिव है ना। तो ये जो सब हुआ आपके साथ, जहां से थोड़ा सा जो माहौल है वो डरावना होना शुरू हुआ, तो उनमें जो उनकी वाइफ थी उनका कुछ रोल नहीं आया? क्योंकि आपने ये सारी बातें की कि मेरे साथ ये हुआ, मदर के साथ ये हुआ, रिलेटिव्स के साथ हुआ, आपके दादाजी के साथ ये हुआ, इसमें कहीं भी उनका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि उनका जिक्र सिर्फ वहां तक था कि जहां तक उन्होंने कहा जी वो दिखाई दे रहा है। तो इस दौरान, इस समय कुछ महीने बीते होंगे, कुछ साल बीते होंगे, तो उनकी जो वाइफ है उनका कुछ किरदार इसमें रहा? उनकी वाइफ का ना बेसिकली रोल इतना था कि वो नीचे बैठ के सिर्फ कैमरा देखती थी। वो हमेशा जब भी मैं नीचे गया हूँ ना, तो उनका एक काम होता था कि टीवी पे देखती रहती थी। शायद मुझे रियलाइज हो चुका था कि इनको पता है कि मेरा हस्बैंड ऊपर है, या उनकी स्पिरिट ऊपर है, कि वो उस घर में रहते हैं। क्योंकि जब उन्होंने पहली बार हमें इन्फॉर्म करा ना, बेटा कोई ऊपर आए ना दरवाजा मत खोलना, उन्होंने साफ देख लिया था कि ऊपर कौन गया है। उनको पता था कि ऊपर कौन रहता है। इस बारे में मैंने उनसे बहुत कोशिश भी करी कि मैं बात कर सकूं, निकलवा सकूं आपके घर में है कौन, लेकिन उन्होंने कभी भी ना डिस्क्लोज नहीं किया, शायद इस डर से, क्योंकि वो रेंट पे था। अगर वो ये कहानी बता देते ना सबको, तो शायद हो सकता है कि हमारे भी जरिए और किसी के जरिए शायद कोई आता ही नहीं। तो वो कभी डिस्क्लोज करना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि इनको पता है कि इनके घर में कौन है, क्योंकि ना उनकी अलमीरा वो कभी निकाल पाई उस घर से, चाहे वो प्रेम कह लीजिए या लगाव कह लीजिए, या अपने पति के प्रति जो भी समर्पण था, वो अलमीरा भी नहीं निकाल पाई वहां से कभी। तो इतना प्रेम था उनके बीच में ना। तो वो एक शौक तो लगता है सडनली कोई ऐसा चला जाए, और वो भी ऐसी लेडी को छोड़ के जिनका बेटा बाहर हो, या उस टाइम वो शायद छोटा हो या हो ही ना, उनका जो बेटे थे, तो हो सकता है वो एक ही इकलौता बेटा था उनका, तो इस वजह से वो आज तक उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वो शायद उनको पता था कि ये मेरे को अभी तक प्रोटेक्ट करते हैं, तो शायद उनका सिर्फ रोल उतना ही रहा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अपने घर से बाहर नहीं आती थी और ऊपर नहीं आती थी, कभी भी ऊपर नहीं आती थी। अगर वो नीचे से तो बैल बजा देती थी, अदरवाइज वो कभी, एक बार वो ऊपर जरूर आई थी। मैं बताता हूँ आपको इंसिडेंट। वो एक बार ऊपर आई थी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ ना कि ऊपर दरवाजा मत खोलना, उसके शायद वो अगले दिन मेरी मम्मी से मिलने आई थी, क्योंकि मैं नहीं था। वो बैठी बकायदा वो लेडी, उसने मेरी मम्मी से जानने की कोशिश करी कि जो यहाँ पे आपको फील हो रहा है या कुछ हो रहा है, उन्होंने बात करने की कोशिश करी। लेकिन मेरी मम्मी है ना, उसको शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाई ढंग से कि वो क्या चीज है। मेरी मम्मी सिर्फ इतना डिस्क्राइब कर पाई कि आंटी ऊपर जो आया था वो हमको नजर नहीं आया, लेकिन वाइट जो था ना वो क्या चीज थी, वो कोई आत्मा थी। और वो लेडी के मन में शंका जरूर थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि उसने एक चीज हमें ये भी बोली थी, जिस दिन हम इस मकान में आए थे ना, हम पहाड़गंज में थे, तो हम अपना मकान बनाना था चंदर विहार में। उसने एक बात बोली थी कि बेटे जो मेरे घर में आता है ना, उस पर इतनी मेहर होती है, वो अपने मकान में ही जाता है डायरेक्ट, अपने मकान लेता है वो डायरेक्ट, चाहे वो रेंट पे आ जाए, कोई आ जाए। तो उसको शायद वो पॉजिटिव वे में लेती थी कि जो भी एंटिटी उनके पास है वो उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी कि उसको तो हार्म नहीं पहुंचाएगा, साथ में रेंट वालों को हार्म तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा।
शायद मुझसे मेरा ये मानना है पर्सनली ये गलती हुई है कि मुझे उस दिन जो ललकारा है ना मैंने उनको, ये नहीं करना चाहिए था। आपकी बात एक बहुत अच्छी लगी कि आप उनके घर में रह रहे थे, वो उन्हीं का ही घर था, और वो ना काफी ज्यादा उस चीज को प्रिटेंड कर रहे थे कि भाई मेरे बीबे का कुछ मत करना, क्योंकि इकलौता रह रही है यहाँ पे, आप जो भी हो बस कब्जा मत करना, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज मैं शायद बोलनी अच्छी है या नहीं, लेकिन फिर मैं बता दूं, हो सकता है जो नेचुरल उनकी डेथ नहीं हुई थी वो शायद दंगों में हुई थी, हाँ, तो हो सकता है वो रीजन थोड़ा धार्मिक भी हो, इस वजह से वो मैं पसंद ना करते हैं। नहीं, वो नहीं होता। जब इंसान, ये तो जब धर्म वाला चक्कर रहता है ना, ये तो इंसान के अंदर जब तक सांस रहती है तभी रहता है। जब वो इस चीज से निकल जाता है फिर तो एक ही जोत होती है, ये तो इंसान का दिमाग होता है ना, वो नहीं बात होती। अगर वो होती तो फिर तो बात खून खराबे तक चली जानी। बिल्कुल सही बात, ऐसा नहीं होता। ये बात को नहीं मैं कह सकता, बस ये चीज है कि आप देखो ना, आप किसी के घर में जाके उसको ललकारोगे तो फिर वो कितना सहेगा, और वो भी अगर वो अब उस फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल, अगर इंसान हो तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को समझा ले कि चल कोई बात नहीं, बच्चा है, कह दिया होगा। लेकिन जब एक इंसान अब वो है ही नहीं है इस दुनिया में, और उसके जो मोटिव है वो ये है कि मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और ये उल्टा मुझे ललकार रहा है, यानी कि कल को ये कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और इस चीज से ना एक चीज सबक मेरे को और भी मिल गया, आपने पूछा था अभी रिसेंटली कि भूत होते हैं। हाँ, वो तो है ही है, उसमें स्पिरिट होती है। अगर कोई चीज आप पे इसलिए अटैक नहीं कर रही है क्योंकि आपने पंचमुखी हनुमान जी लगा रखे हैं घर के अंदर, हम ये सोचते हैं कि कुछ अगर हमें महसूस हो रहा है या कुछ हमें अगर ऐसा कुछ लग रहा तो हम फोटोज लगा लेंगे अपने धर्म के अनुसार से, तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ऊपर खेल चल रहा है ना परमात्मा की तरफ से, वो तो इक्विलिब्रियम का चल रहा है। कहने का मतलब है कि हमें लग रहा है हम ठीक हैं, लेकिन असल में कौन ठीक है कौन गलत वो तो परमात्मा को पता है ना। जानते हैं। तो वही जैसे अपने फोटो लगा के आपने सोचा कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली प्रोटेक्शन की जरूरत तो उनको थी। बिल्कुल सही बात है। तो फिर परमात्मा किसका साथ देंगे? इसलिए हाँ, वो भी एक एंटिटी है, इंसान से ज्यादा पावरफुल है। वो भी तो परमात्मा के दायरे के अंदर ही आती है ना, अलग तो नहीं ना आती। तो उनकी जैसे कहते हैं हकों को भी ध्यान देना, वो भी परमात्मा का काम है। यार असली चीज आप में हो तो है ही नहीं ना। जैसे मैंने जहां तक सुना है, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हम तो सिर्फ कपड़े हैं। असली जो जीव हमारे अंदर बैठा है वो आत्मा है। हाँ, और आत्मा ही परमात्मा है। बिल्कुल। और अगर आत्मा परमात्मा है तो कनेक्शन आपके साथ ईश्वर का जितनी जल्दी नहीं हो सकता जितना जल्दी उसके साथ हो सकता। वही तो कह रहा हूँ ना, वो बेसिकली बहुत पावरफुल है। और इसके अलावा अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि जैसे आपने कहा कि 2016 की बात है, 9 साल हो चले हैं, तो उसके बाद कभी आपने जानने की कोशिश की कि उन लेडीज का कुछ क्या हाल है या फिर कुछ? ये एक्चुअली क्या था ना कि जब हम वहां से शिफ्ट कर गए, मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम शिफ्ट कर रहे थे तो शिफ्ट करने के बाद मैं वहां नहीं था, क्योंकि मैं पहाड़गंज जा चुका था, क्योंकि मेरे फैमिली जो मेंबर्स थे वो भी हमारे साथ ज्वाइंट हो रहे थे। तो हम उस साइड थे, यहाँ से सामान उठ रहा था, मैं वहां चला गया। मेरे पापा ने ना एक बात बोली कि ऐसा है कि तू जा, एसी का सामान वहां छूट गया है, वो लेकर आ जा। वो छत पे पड़ा, एसी का जो आउटडोर रखते हैं ना जिसपे वॉल से लगाते हैं, वो रह गए थे छत के ऊपर। हाँ, स्टैंड बेसिकली। तो स्टैंड, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्टैंड ऊपर जाके लिया। आफ्टर मानिए मैं इतना डर गया ना उससे कि एक शक्ति को मैंने ललकारा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उस चौकट से फाइनल में माफी मांग के गया, हाथ जोड़ के गया कि जो भी मेरे से गलती हुई है ना मुझे माफ कर देना। और मैं भी तो बच्चे की तरह ही हूँ। अगर आप यहाँ रह रहे हैं, ये आपका ही घर है। ये आप शुरू में कहते तो ये नौबत नहीं आनी थी। ये चीज मेरे से रह गई, क्यों फिर मैंने कोशिश करी कि मैं किसी तरह ऊपर माफी मांग के वो चीज क्योंकि आपने ना बहुत डिसरिस्पेक्ट की, जैसे चल ऐसे बोल दिया ना। अब जैसे कई बार मुझे भी कुछ फील होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भी ऐसा कुछ है, मतलब कई बार ये जरूरी नहीं होता कि जो एनर्जी कोई होती है वो परमानेंटली हो सकता है इस रूम में अभी कुछ नहीं है, 10 मिनट बाद कोई एनर्जी आए और फिर चली जाए। तो कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई है, मतलब बियॉन्ड जिसे जस्टिफिकेशन, कि एक तो होता है ना कि ठीक है हवा आई उसकी वजह से कोई चीज हो रही है, कई चीजें होती हैं कि नहीं ये चीज में डेड श्योर है कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप जो भी हो, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, तंग मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको नहीं कर रहा। और सच में कहूँ, आज अगर लेट से 10 बार ऐसे ही हुई है मेरे साथ, मैंने 10 ही बार ऐसी चीज बोली है और 10 के 10 बार ये चीज 100% हुई है कि उसके बाद कुछ हुआ है। तो कोई समझे ना समझे भाई, अगर मेरे साथ मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं उस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ। कई करने वाले करेंगे भाई ऐसे ही अंधविश्वास फैला रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये अंधविश्वास तब तक अंध होता है जब तक कोई खुद विश्वास नहीं करता। हाँ, ये चीज को महसूस ना कर, हाँ महसूस ना कर ले। तो आपके लिए अंधविश्वास है, तो मैं कहता हूँ कि सारी उम्र ही बना रहे। जो पर्सन इस चीज को फेस करता है तो उसकी जो जिंदगी होती है ना, फिर वो एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना जैसे मैं आज तक फेस एज नेम सजेस्टेड पैरानॉर्मल,
हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं लेकिन साथ में पैरा लग गया तो फिर कैसे नॉर्मल होगा? पैरानॉर्मल हो गया ना। तो फिर जो जिंदगी को या कुछ इंसिडेंट्स को देखने का नजरिया खुद ब खुद चेंज हो जाता है, चाहे वो असल में हो या ना भी हो, है ना। फिर हर जो रास्ते में चलती हुई चीज चुड़ैली नजर आती है, तो हर एक आवाज जो होती है वो भूत की आवाज ही लगती है, जो आप नहीं कर सकते। तो काफी कुछ चेंजेस आते हैं, तो जिनके साथ नहीं हो रहा परमात्मा करे उनके साथ कभी ना हो। अच्छा था ये किस्सा, अच्छा इन द सेंस ऐसा नहीं कि हाँ एक सीख भी थी और दिल्ली का हॉन्टेड हाउस भी था, जो जैसा कि हमारा एक होता है कि कभी हम डिस्क्लोज नहीं करते इसके बारे में, सो दैट कि ना ही सिर्फ उस प्रॉपर्टी का लॉस होता है बल्कि उस प्रॉपर्टी के आसपास रहने वाले लोगों का भी लॉस होता है। ये कुछ लोग समझते नहीं है, वो ताल ठोक के कहते हैं कि भाई आप सब फेक हो, अगर आप फेक ना होते तो आप ये सब कुछ बताते कि कहाँ पे है। तो उनके लिए एक छोटी सी चीज है एग्जाम्पल के तौर पे कि जो चीजें हम एक्सपोज नहीं कर रहे बिल्कुल ठीक है, आप हमें फेक को आपको कहने का हक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं आपको एक इसकी स्टिफ एग्जांपल देता हूँ कि जो चीज तो लेट से हमने आपने डिस्कस किया, आपने उस घर का बारे में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, मैंने ना पूछी है ना पूछूंगा, लेकिन आपको पता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बरगाड़ी केस हुआ, सबको पता है। अब जो बरगाड़ी बोले वो घर के पास की प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू तब 1 करोड़ रही होगी, उस दिन के बाद उसकी वैल्यू 10 लाख भी नहीं रहेगी होगी। बिल्कुल सही बात है। अब उनमें उसका क्या कसूर है? अब उस चीज को रिवर्स कर लेते हैं कि फोर से कि वो घर एग्जाम्पल के तौर पे बरगाड़ी वाला वही घर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस कर लिया, किसी को नहीं पता कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और उसके पास की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 1 करोड़ है, कितनी रही? 1 करोड़ ही रही, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो है लेकिन एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से उसके आसपास लोगों को कोई नुकसान नहीं है। खुदा ना खास्ता आपके घर के पास कुछ ऐसा वाक्य हो जाए जिसके बाद आपके घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए और आपके जो एरिया बदनाम हो जाए, फिर आप समझेंगे इस चीज को, जो ये कहते हैं कि ये तो फेक है और जानबूझकर, इसलिए क्योंकि लोकेशन होती नहीं इसलिए नहीं बताते। भाई होती है तभी बात निकलती है, तभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो आज का जो आपने इंसिडेंट कहा, ये इसका एक स्टिफ एग्जांपल है, और आपने बड़ा स्मार्टली इस जो इंसिडेंट को नरेट किया, जिसमें आपने एक एरिया भी बता दिया। ढूंढते रहो भाई उत्तम नगर में कौन सा है, बहुत है ना, वही कह रहा हूँ ना। मैंने आपसे एक चीज बोली है ना कि जो आदमी रिलेट कर पाता है ना इससे, जिसपे बीतेगी ना, जिसपे बीतेगी वही जानता है फिर ये चीज। हाँ वही जानता है, बिल्कुल सही। तो मेरी तो यही है कि प्लीज समझदारी से काम लीजिए। अगर आप इस पॉडकास्ट में आए हैं तो आपका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एंटरटेनमेंट है, ना कि इन्वेस्टिगेशन, और ना ही मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। हम किस्से को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें कितना बढ़िया आउटकम आया, इतना बढ़िया सीख आई है कि भाई ऐसे ललकारना नहीं चाहिए। तो उसको जो पॉजिटिव है उसको आप लीजिए, नेगेटिव को क्यों लेते हैं? नेगेटिव वैसे भी है नहीं है। तो जतिन भाई अब बात करते हैं अगले किस्से की। बताइए कि अगला किस्सा क्या है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली क्या है ना, ये चीजें मेरे से कनेक्ट क्यों होती है, ये सवाल है कि जो हमारे मन में, मेरा मन में हमेशा रहा है कि भाई मैं ही क्यों? दुनिया में मेरे माँ बाप भी हैं, मेरा भाई भी है, उसको तो कभी ये चीज पता ही नहीं लगती। मेरे रिश्तेदार के लड़के हैं, फोन चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, उनको मेरे को कहते हैं कि भाई तू पागल है क्या? मैं उनको ऐसी बातें बता रहा हूँ, तो मैंने अपने कहीं ना कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि यार नहीं बताऊंगा मैं किसी को, अगर ये मेरे साथ हो रहा है ना तो अपने तक ही रखो। तो लेकिन मेरी मम्मी है ना, वो मेरे से कनेक्ट करती थी। मैं जो भी बोलता था ना वो सब में हाँ करती थी। माँ का दिल ऐसा ही होता है कि मैं समझता था शायद मेरी माँ है इसलिए करती है। तो सिर्फ मैंने उनके कहने से, मैंने कहा एक बार मम्मी मेरे को पंडित जी पे ले चल, किसी पे मंदिर के, उनको सिर्फ ये देख ले मेरी कुंडली में क्या दोष है जो मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है। क्योंकि ना सिर्फ एनर्जी मेरे को महसूस हो रही है, मुझे किसी के घर में जाने का भी पता लग रहा है बेसिकली कि भाई तू घर में गुजरा ना, मैं बता रहा हूँ भाई यहाँ पे इस घर में मत बैठियो, यहाँ मत बैठियो, यहाँ आ जाइए। वो कह रहे चल बे चल, पागल है यार। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मम्मी मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को सपने गंदे गंदे आ रहे हैं, हर सपने में मैं मर रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? परेशान हो गया ना, क्योंकि अपने आप को हमेशा सांप से डसा होना, पानी में गिर जाना, इस तरीके के सपने मेरे को आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक सपना भी मैं बता दूं आपको। मेरे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की सपने आते हैं या पैरानॉर्मल से रिलेट होता है। मेरे को अलौकिक जो भगवान की तरफ से बोलते हैं ना, सनातनी या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड होगा उसका परफेक्टली, तो उस भगवान के औरे वाले भी सपने मेरे को आते थे। मैं देवी काली
के स्वरूप है ना अपने सपने में देखता था। मुझे ऐसा एक बार सपना आया कि मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, काली माता केश खोल के खड़ी है, बिल्कुल फ्रंट, चेहरा नहीं दिखा रही है, और मैं इतना कांप गया हूँ, सिर्फ गंडासा लेके खड़ी हूँ, मुझे रास्ता दिखा रही, यहाँ से सीधा निकल जाओ। ये भी मैंने दर्शन करे। मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ या कुछ हूँ, लेकिन मेरे को आया है, जो सच्चाई वो है। तो मैं ये सारी चीजों से परेशान हो गया ना, मम्मी से डिस्कस किया, तो मम्मी मेरे को ले गई पंडित के पास। तो मैंने सिंपली उनसे जाके बोला कि पंडित जी मेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को एक रीजन बताया। उन्होंने बोला देख बेटा ऐसा है, कोई माने या ना माने, लेकिन 3 गण होते हैं, एक राक्षस गण, मानव गण और देवता गण। कह रहा जिसके पास राक्षस गण की शक्ति होगी ना, वो उसका सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग होगा कि वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ना उससे कनेक्ट कर लेंगी, खुद ढूंढ लेंगे उस व्यक्ति को, क्योंकि उसको भी पता है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, उसे पता है ये व्यक्ति हमको देख पा रहा है, सुन पा रहा है, ये महसूस कर पा रहा है। तो वही गण मेरी माँ का भी था, वही गण मेरा भी था, इसलिए सिर्फ ये चीजें ना हमको महसूस होती थी। तो मुझे ये बात पता लग गई कि भाई हर कोई कनेक्ट नहीं करेगा, मानव देवता गण के बहुत लोग हैं, जैसे मेरे पापा का गण पता लगा देवता था, वो नहीं कर पाते थे कनेक्ट। तो मुझे पता है ना कि उनके साथ ये फील होती है, उनके पास आप पावर नहीं बोल सकते, सुपरनेचुरल पावर नहीं बोल सकते, लेकिन सिक्स सेंस उनका इतना स्ट्रांग होता है ना कि वो बता देंगे शायद ये यहाँ इस कमरे का ऑरा क्या है, वाइब्स क्या है, या कौन हमारे साथ है, महसूस कर लेंगे। यही चीज थी हमारे साथ। तो मैं ये महसूस करना, उन्होंने मेरे को बता दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे साथ सारी जिंदगी रहेगा, इसको नॉर्मल रख, ज्यादा रिएक्ट मत कर और ज्यादा सोचा मत कर। इससे रिलेटेड आएंगी बहुत सारी शक्तियां ऐसी आएंगी। इससे रिलेटेड एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली मेरा जो बॉर्न है ना वो पहाड़गंज का है। मैं पहाड़गंज बॉर्न हूँ। पहाड़गंज में एक जगह है नबी करीम। नबी करीम में मैं पैदा हुआ, और नबी करीम में आपको बता दूं, शायद ऑडियंस जानती होगी कि पूरा का पूरा नबी करीम कब्रिस्तान पे बना है। क्रिश्चियन या मुस्लिम? मुस्लिम। ओके। पूरा का पूरा कब्रिस्तान पे बना हुआ। ये इवन जो हमारा दादी का और जो पुराना घर था ना वही था। एक बार खुदाई चली थी घर की, तो जब खुदाई कर रहे थे फर्श की ना, तो कबर निकली थी 3 मार्बल की। वो हमने डिस्क्लोज नहीं करा ना, मैं घर बताऊंगा ना वो लोकेशन। वो ठीक है, वो ठीक है। तो वो हमने ढक दिया वैसे का वैसा। तो पूरा एटलीस्ट कब्रिस्तान पे ही बना। मेरा इंटरेस्ट वहां से पैदा हुआ, और मुझे पता लगा वहीं से कि मेरे साथ ये शक्तियां कनेक्ट होती हैं। उसका सबसे बड़ा एक दिन आया कि मैं ऊपर अपने एक रूम में था। तो ऊपर से ना अक्सर मेरी दादी ये बोलती थी कि ऐसा है, ऊपर है ना दबड़ दबड़ की आवाज आती है, ऐसा लगता है ऊपर वाले रूम में ना कोई लड़ रहा है। हम उस टाइम बच्चे थे और कॉलेज वगैरह में जाते थे, तो उस टाइम का रियलाइज नहीं था। मैंने कहा यार कुछ होगा, ऐसे ही ऊपर लोग होते हैं, इधर इस वाले मकान की आवाज आती होगी। कह रही नहीं आती है, तू यकीन मान, मैंने बहुत पहले से देखा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करो पापा, कंप्यूटर मेरे को दिला दो, कंप्यूटर मेरे को चाहिए, मेरा कोर्स थोड़ा सा रिलेटेड है ग्राफिक्स से। मैंने कंप्यूटर ले लिया। मैंने कहा पापा ऊपर वाले कमरे में डलवा दो, मेरी दादी से बोल। तो हैंडल जो करती थी वो सब कुछ दादी करती थी मेरा ना। तो उन्होंने बोला चल ठीक है ऊपर वाला रूम ले ले। तो 2 रूम थे ऊपर, बीच में एक वॉल थी। मैंने एक रूम ले लिया, ऊपर मैंने कंप्यूटर लगा लिया, एक बेड डाल लिया। मैंने कहा अब मेरे को कंप्यूटर का नया नया, तो मैंने कहा ऊपर ही सोऊंगा, मैं नीचे नहीं आ रहा। खाना पीना सब कुछ वहीं हो रहा है, बैठ रहा हूँ आराम से। अब रात होती है, डेली रात में ना मेरे को फिर से वो जो दादी बताती ना, पहले दिन रियलाइज नहीं हुआ, दूसरे दिन रियलाइज नहीं हुआ, मैं कंप्यूटर में मस्त हूँ, हेडफोन लगा गेम खेल रहा है मुझे। धीरे धीरे ना मेरे को एहसास होने लगा यार कौन है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और मेरे को लगता है मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे को रियलाइज पीछे है मेरे, लेकिन दिखता ही नहीं है। दरवाजे मेरे बंद पड़े हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रात हो रही है तो मेरे को उस वाले कमरे से अब वही आवाजें आ रही है जो मेरी दादी मेरे को बता रही थी। तो समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए, महीना बीत गया, मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता लगा। एक दिन नॉक होता है रात में दरवाजे पे, क्योंकि बीच वाली टेरेस पे था वो। ऊपर नीचे एक आंगन था, सीढ़ी से उतर के वहां मेरी मम्मी वगैरह रहती थी, और नीचे मेरी सबसे ग्राउंड फ्लोर पर दादी रहती थी। तो ऊपर छत थी, उसके ऊपर एक और टेरेस थी, वहां हम जाते नहीं थे। तो बीच का जो माहौल था वो ऐसे ही था। नॉक होता है रात के 2-2:30 बजे का टाइम होगा, नॉक। मैंने दरवाजा खोल के देखा, मेरे को कोई नहीं नजर नहीं आया। इस इंटरनल में डर गया। मैंने कहा यार पहली बार था मेरे साथ। मैंने कहा भाई ये नहीं होना चाहिए यार, ये मतलब कोई तो था जिसने दरवाजा बजाया बकायदा। मेरे को पता लगा दरवाजा मेरा खुला है दरवाजा। मैं दरवाजा बजा, दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा नहीं यार अब मेरे से यहाँ सोया नहीं जाएगा। लेकिन मैं जैसे तैसे हिम्मत करके रात में कंप्यूटर ऑन करा, फिर गेम खेलने लगा। अब मुझे वो रियलाइज दिला रहा है कि भाई के हूँ मैं यहाँ, देख दरवाजा बंद मत कर, खोल। ठीक है। एक कुर्चेयर है ना मेरे दरवाजे के बाहर पड़ी रहती, उस पे मेरे को शक हुआ। मेरे को ऐसा अंदर से हुआ कि भाई ये चेयर हटा दे यार यहाँ से। वो चेयर मैंने हटा के शायद गलती कर दी, वो चेयर हटा दी। वो एंटिटी जो भी थी ना वो चेयर पे बैठती थी, बस उसका यही था। वो नॉक करता था और पीछे वाले कमरे से धड़-धड़ की आवाज आती, इतना मेरे को पता लग गया। मैंने वो चेयर हटा के रख दी। मैंने कहा अपना वो कर लेता हूँ पहले कॉन्फिडेंस में, भाई ये कोई नहीं है चलो। मैंने दरवाजे बंद करे, फिर से नॉक हो रहा है।
मैं दरवाजा नहीं खोल रहा। मैंने कहा नहीं कर ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं डर गया ना, मैं सुबह होगी नहीं सोऊंगा, हाथ जोड़े इस कमरे में नहीं सोऊंगा कभी से। अब मैं जाके मम्मी पापा को परेशान नहीं कर रहा कि भाई दरवाजा खोलो मैं अंदर आ रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मैंने चेयर वैसे ही मैंने उसको बोला कि भाई वापस लगा देता हूँ, जो भी है आगे बैठ जाइए। मैंने तो अपने मन से बात कर रहा हूँ, मैं लगा। लेकिन मैंने ना हल्का हल्का मौसम हो गया ठंडा, अब बारिश भी आ रही है, हवा भी चल रही है आंधी वाली। और मेरे जो है ना एक तो प्रॉब्लम है पुरानी दिल्ली की, जैसे ही बारिश आती है ना लाइट चली जाती है। लेकिन मेरे सामने जो मकान था ना शायद वो जनरेटर पे था या इन्वर्टर पे था, उनका एक बल्ब जलता, वो जल रहा है, उससे हल्की फुल्की रोशनी आ रही है, उससे मेरे को हिम्मत मिल रही है। मैंने दरवाजा खोल दी, चौखट खोल दी, पर्दा था थोड़ा सा पतला, वो हवा से हिल रहा है और सामने से लाइट पड़ रही है पर्दे पे। आप यकीन मानो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक एंटिटी देखी उस कुर्सी पे बैठी हुई, जहां मैं हिल गया। और कैसे देखी? पर्दा हिल रहा है, बल्ब की रोशनी पड़ रही है, शैडो आ रही है उसकी पर्दे पे। जब जब वो पर्दा बिल्कुल सामने आता है ना, वो चेयर पे बैठा हुआ नजर आता है, लेकिन जब पर्दा उड़ जाता है ना तो कोई। यहां से है ना मेरी पूरी जिंदगी समझा नहीं मैं। वो जब शैडो आ रही है पर्दे में, तो उसकी पर्दे के पीछे शो हो रही है, मेरे को अंदर से बैठे हुए दिख रहा है। अच्छा, एक बंदा पर्दे पे, शैडो दिख रही है उस पर्दे पे, क्योंकि बल्ब जल रहा था वहां से, तो बल्ब की रोशनी में एक शैडो मेरे को नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है किसी बंदे पे पड़ रही है, वो पड़ के फिर उसका रिफ्लेक्शन पर्दे पे पड़ रहा है ब्लैक रंग का, वो मेरे को नजर आ रहा है। बंदा की कोई तो बैठा है, लेकिन जब पर्दा उठता है ना तो वो चेयर खाली है। लेकिन जब भी वो पर्दा सामने आता है ना, तो उस पर्दे में मेरे को बकायदा वही बंदा की एक है ना नजर आ रही है कि है कोई चीज बैठी है बकायदा। मैंने अपने आप को समझाया कि भाई आदमी थोड़ी होगा, हो सकता है किसी की शेड पड़ रही हो, छोड़ना इस चीज इतना बारीक क्यों। लेकिन मैं सोया नहीं भाई, मैं घूमता रहा उधर छत पे, सुबह का इंतजार कर रहा। 4 बजे की अजान होती, मेरे घर के पीछे मस्जिद थी, क्योंकि वो थोड़ा मुस्लिम इलाका है। मैं जब तक नहीं सोया जब तक वो अजान नहीं बज गई। अब वहां से मेरी पहली शुरुआत हो गई कि भाई तूने जिंदगी में पहली बार कुछ देख लिया। मैं सबको बता रहा हूँ जो मैंने ना, कोई मानेगा, कोई नहीं मान रहा। अब अचानक से क्या होता है, थोड़े दिन है ना मैं ऊपर सोना बंद कर देता हूँ, दोपहर में जाऊंगा इंस्टीट्यूट से आने के बाद, मैं नहीं जाऊंगा उधर फिर, ठीक है। तो मैं ऐसे ही दोपहर में एक दिन बैठा था, तो होली आने वाली थी, होली की प्लानिंग चल रही थी, बैठ के मेरे दोस्तों को होली के, मैंने कहा सारे आ जाना फिर घर पे मेरे, होली का प्रोग्राम यही आंगन में नीचे करेंगे, ऊपर वाली छत पे नहीं, जहाँ मेरा रूम था उससे नीचे। अरे ठीक है। तो मुंडेर थी ऊपर वाली, जहाँ मेरा रूम था ना उसके सामने मुंडेर थी, उसके आगे ना पत्थर रखा था, हल्की हल्की से क्रैक आ चुकी थी, सीमेंटेड था वो, ऐसे बनाया हुआ पुराना, हिल नहीं सकता था वो, इतना भारी था। होली चल रही है, नीचे म्यूजिक चल रहा है, नाच रहे हैं, वो पत्थर है ना नीचे आंगन में आके गिरता है, ना किसी के सर पे लगता ना कहीं लगता, सीधा नाली के पास कोने के अंदर। आप यकीन मान सकते हो, मतलब वो इधर है और नाली वहां है, वो उठा के बकायदा किसी ने पत्थर फेंका है वहां पे, वो फेंका था वहां पे, और सब खड़े के खड़े रह गए सुन। और 1 मिनट का साइलेंस हो गया, अगर ये किसी के सर पे गिर जाता यहाँ पे डेफिनेटली मौत होती किसी, वो तो होनी थी। सही बात है। मेरी दादी ने समझाया ऐसा है, मैंने बात करी, जी बोलते थे उनको, अब इस दुनिया में रही नहीं। मैंने उनसे बोला जी क्या है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो गाली बक्के मेरे बोलती है, तो मेरे को ऐसे पागल बना रहे हैं, मतलब कोई आएगा नहीं ऊपर, क्योंकि रेंट पे देती थी, एक रूम रेंट पे देती थी, वो खाली चल रहा था। मैंने कहा तू ऐसे आएगा, तू बाल बोलेगा ना तो कोई रहने नहीं आएगा हमारे यहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब एक दिन उन्होंने मेरे को बता ही दिया कि देखिए ऐसा है, यहाँ जिन, यहाँ एक जिन्नात रहता है, और मोस्ट प्रोबेबली एक चांस ऐसा था कि उस कमरे में भी शायद 2 जिन हो जाते हैं, तो रात में लड़ते हैं ये, और जो तेरे को परेशान कर रहा है ये जिन है एक, बेसिकली जो चाहता नहीं तू कमरा खाली कर, रात को हमें चाहिए ये भाई कबड्डी खेलने के लिए, उसका ये था। हर एक के घर पे कब्जा क्यों कर लेते हो? वो बेचारे सिख कोई बात भी कर रहे थे, उनको ललकार रहे थे। सुन भाई वो तो मेरा ही घर था, आपके साथ दोस्त दुश्मनी है, वो तो मेरा ही घर था ना, लेकिन आप दुश्मनियां ले रहे हो ना, वो घर आपका नहीं था, टेम्पररी था, वो टेम्पररी एक कमरा मैंने बना लिया था। हाँ, और रेंट उनको नहीं ना जा रहा था, उनकी वाइफ को जा रहा था। अगर उनको जाता होता तो फिर यहाँ पर आपके जिनसे पंगा हो गया, जिनसे पंगा हो गया, वो भी 2 जिन से, और वो भी 2 जिन था, या एक वो मेरे को चेयर पे बैठा हुआ नजर आ रहा है। और ये चीज का आप शुक्र मनाओ कि वो जिनों की आपस में दोस्ती नहीं होगी, मतलब कि वो खुद लड़ रहे हैं, कभी उन्होंने विचार बनाया कि पहले तो इसको निपटाते हैं दोनों मिलके। बिल्कुल सही बात है, उसने यही कहा कि पहले भाई ये कमरा खाली कर दे तू, ये हमको चाहिए रात के लिए। अब वो भाई क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन मैंने वो कमरा खाली कर दिया उसके बाद। अब देखो यकीन मानो, मेरी मम्मी भी ये चीज बता चुकी थी। मेरी मम्मी का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। जिस दिन शादी हुई थी ना मेरी मम्मी की, उसी कमरे के अंदर बैठ आराम कर रही थी वो, पापा चले गए। मेरी मम्मी के वर्ड थे, तू ऊपर तो जा रहा है, मेरा थप्पड़ मारा था गाली।
मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, मैं आराम कर रही है, थप्पड़ मारा था मेरे उसके, तो मैं, हम सारे हंसते हैं उस किस्से पे, जब भी मम्मी बताती है ना तो सब हंसते हैं। मेरी मम्मी कहती है यार मत मानो, मेरे थप्पड़ पड़ा है, तो मेरी मम्मी ने खाली करके नीचे शिफ्ट हो गई थी, उसमें कोई नहीं रहा, सिर्फ किराएदारों के अलावा। अब किराएदार भी कैसे, किराएदार रह रहे हैं तो ज्यादा दिन तक रहते नहीं, कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती। एक बार तो आग लगा ली किराएदार के खुद ही, ऑटोमेटिकली स्टोव होता था उस टाइम ना, तो स्टोव उसमें जलाते तो वो पूरी आग लगा दी, उसी कमरे में पूरा जल गया, भुन गया वो, आग लग गई, खाली हो गया वो कमरा परमानेंट। तो इसलिए मैंने वो ले लेते, तो बंद ही रहता है, इसको ले लेते हैं भाई, इसमें अपना कंप्यूटर लगा ले। मुझे क्या पता था ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब वो जिन मोस्ट प्रोबेबली क्या करता था, वो आता रात में था 2-2:30 बजे के करीब, उसकी प्रेजेंस फील होती थी, और वो इतना शक्तिशाली था कि अपनी परछाई दिखा सकता था। क्योंकि एक बार को मैं मान लूं ना कि वो आत्मा है, परछाई दिख रही है, तो मैं मान नहीं सकता, तो क्योंकि आत्मा की परछाई दिखती नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन जिन आपको है ना देख सकता है, आदमी का रूप ले सकता है, और आपको ना एक एहसास दिला सकता है, आपका दोस्त बन के भी रह लेगा भाई, तेरे को पता नहीं लगेगा मैं जिन। वो जिन था, और वो 2 आते थे, और एक उनमें से बाहर रहता था, वो एंटर करता था ना, तो शायद मेरे को ये भी रियलाइज हुआ कि अंदर एक और जिन है मेरे साथ। वो दूसरा वाला इसलिए एंटर नहीं हो रहा क्योंकि मैं अब उसके साथ रहने लग गया। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, वो जो फीमेल जिन हो अंदर, बाहर वाला जिन शराब पी कर आता हो, ये दोनों पति पत्नी लड़ते हो। ये तो मेरे को नहीं मालूम, इतना तो डीप नहीं हो रहा, लेकिन हो भी सकता है। रोज की लड़ाई होती है, डिवोर्स ले लेना चाहिए था उनको। हाँ, तो ये आप इसको आप हंसी में ले सकते हैं या कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने रियलाइज नहीं, आपके साथ जो हुआ है वो तो नेचुरली बात है ना, उसको तो जब किसी पर्सन के साथ हो रहा होता है। लेकिन मोरलेस क्या होता है कि जो घोस्ट स्टोरीज होती है ना, आप कभी भी ये चीज करना, जैसे आप कहते हो कि हम मजाक उड़ाते हैं, मतलब आपके मदर का, जब वो ये बात करती है मुझे थप्पड़ पड़ा, आप सबके लिए वो मजाक का बात आ रहा है, जिसके साथ हुआ उसके लिए नहीं था। बट मोरलेस जो घोस्ट स्टोरीज होती है ना, वो जब भी डिस्कस की जाती हैं, तो उसके 2 मोटिव होते हैं, एक तो डरना, और दूसरा उसको फनी वे में भी करना। ऐसा नहीं होता कि कजन्स या जो भी रिलेटिव्स आपस में घोस्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं और बीच में कॉमेडी ना हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ साथ में चल, डर भी चल रहा होता है, सीरियसनेस भी आती है जब कोई ज्यादा सीरियस वाकया आ जाता है, और कुछ जैसे आपने थप्पड़ वाली बात की, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश की, तो कभी आप शायद बात करने की कोशिश करेंगे अपने यारों दोस्तों में, तो वो भी इस पॉइंट में लेकर आएंगे कि भाई पक्का पति पत्नी होंगे, लड़ते होंगे, आप बीच में आगे। अच्छा हुआ कि आपको उन्होंने निपटाया नहीं कि तू पहले तो आना, तेरा तो पहले करते हैं ना, कबाब में हड्डी बन गया। तो ये भी था। अब हमारा क्या, अब आप एग्जामिन किए ना, अब आप इमेजिन कीजिए कि मतलब आप बेड पर लेटे हैं बीच में, और यहाँ पर आपके फीमेल जिन लेटी है, यहाँ पे आपको जिन लेटा है, वो सोच रहे हैं कब उठेगा भाई, कब उठेगा। हो सकता है वो लड़ाई ना होती हो, हाँ, हो सकता है कि कब ये उठेगा। हाँ, तो यही था। तो उसमें क्या हुआ कि बाथरूम हमारा जो था ना, वॉशरूम, वो नीचे था, जहाँ मेरी मम्मी के आंगन था, उसके बाद वॉशरूम। तो एक ही शिकायत रहती थी, जो भी वो शक्ति थी ना, वो नजर आती थी आपको, खासतौर पर पूरे घर को। अच्छा, वो सारे को होती थी, वो पूरे घर को नजर आती थी। वहां सिर्फ मैं रिलेट नहीं करता था, लेकिन कोई इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करता था, सब ऐसे ही लेते थे कि भाई ठीक है। उनको बोलते थे सैयद। पुरानी दिल्ली में ना एक वर्ड चलता है कि आपको अगर ऐसी चीज दिख रही है ना, तो सैयद आ, व्हाइट कपड़े पहन के आते थे, सैयद आ। अब एक रात की बात है कि मेरी चाची थी, वो बाहर जा रही है वॉशरूम की तरफ, और वो सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, बकायदा दिख रहा है, पूरे सफेद कपड़े पहन के, सफेद दाढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है, बकायदा उनको नजर आया। उन्होंने सवेरे बताया मेरी दादी ने अक्सर देखा। मेरी दादी ने शुरू से ही देखा है, मतलब वो बहुत सबसे पुरानी माउस इलाके की सबसे पुरानी लेडी थी, सबसे पहला घर हमारा ही था वहां पे ना, और कब्रिस्तान पे बने हुए थे, तो फिर वो हम रिलेट कर पाए कि हाँ भाई हमें पता लग गया क्या चीजें हैं यहाँ। जिन्नातों का बड़ा तगड़ा कब्जा था पुरानी दिल्ली के साइड, नबी करीम के अंदर। तो ये तो हमेशा ही रहा है, वहां पे वो बकायदा दिख रहा था, और हमें भी दिखने लग गया था। तो हम उसके साथ है ना इतने फ्रेंड्स हो गए थे, हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाता था, और हमें इस चीज का गुमान भी था कि यार कोई तो शक्ति है हमारे घर के अंदर, कि चलो हम इनके साथ रह रहे हैं। कोई सीज फायर हुआ था। हाँ, ना आप जंग करेंगे ना हम जंग करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करोगे। तो ऐसा था उसके साथ माहौल, और वो इतना फलता था ना मकान, शायद मेरे ख्याल से वहां पे जब हम रहे तो मैंने ये रियलाइज कर लिया कि ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इवन ये हमें फायदा ही दे रहा है। वो घर हमको बहुत ज्यादा फला, पैसे से भी, हर तरीके से सुख समृद्धि वहां पे हमेशा रही है। बस वो जो पत्थर वाली घटना हुई थी ना, वो शायद इस चीज का रियलाइज दिलाया था कि भाई अब ऊपर मत आइयो, तू नीचे पार्टी कर रहा है, शायद हमको ऊपर रहने दे। पत्थर उसने कोने में फेंका, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। हाँ, बस यही हुआ। उसके बाद मैं समझ गया, और समझ जाना चाहिए, जब आपको ऐसी कोई हिंट मिले ना तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। सही बात है। और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से, यानी आखिरी किस्सा जो आप कह रहे थे कि वो भी करते हैं डिस्कस, वो करते हैं जल्दी। एक लास्ट किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जो
करोल बाग से रिलेटेड है। एक भूली भटियारी करके ना दिल्ली में जगह है। हाँ सुनाओ। भूली भटियारी का महल जिसे बोलते हैं, मोस्ट वांटेड प्लेस उसमें एक था। तो मेरे घर से पास थी, पहाड़गंज से पास ही पड़ता करोल बाग, हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, उसके पीछे तो सारा जंगल है, वहां पे अक्सर मैं जाया करता था। हमें शूट करने का बहुत शौक था कि हम शूट करेंगे, अपनी अपनी वीडियो बना के डालेंगे। उस टाइम तो फोन छोटे ही होते थे लेकिन उससे शूट कर लेते थे। एक दिन अपनी बाइक ले गए और मैंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया जो करोल बाग में रहते थे कि आ जाओ भाई, यहाँ पे शूट है। और सुबह सुबह चहल पहल होती है वहां पे, लोग आते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ना शांत हो जाता है। 2, 2:30, 4 बजे के करीब उसमें लोग घुसते कम है। 2, 2:30 बजे बज गए हमको, ऐसे ही 3 बज गए थे शूट करते हुए। अब हो गया, हमने अपनी बाइक मस्ती वगैरह चालू कर दी, शूट हो गया, घूम रहे हैं फिर जंगल में पागलों की तरह घूम रहे हैं। ठीक है, अंदर है ना एक ऑडिटोरियम भी है, अब वहां चले गए। तो अब वहां पे क्या था ना, मैं अपने दोस्तों को, अरे देख यहाँ पे पेड़ के पास है ना, वैसे निकले तो कोई खड़ा था। अब वो कह रहा है चलना यार, तेरे को हर जगह बहुत ही नजर आते हैं। ठीक है यार चलो, कोई तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे की तरफ बढ़ा हूँ बाइक पे, तो हम घूमते हुए अंदर से बिरला मंदिर वाला पार्ट है ना जो बिरला मंदिर से कनेक्ट होता है, वहाँ हनुमान जी के पास खत्म हो जाता है वो। तो और आगे भी है, बट वहां से हमने बाइक स्टार्ट करते हुए अंदर यहाँ आए हनुमान जी की मूर्ति के पास, तो वहां पे वो महल है। अंदर हम गए, हमने ऐसी कहा चलो अंदर भी चलते हैं। मैंने कहा ठीक है अंदर चलो। अब मैं जब उसमें अंदर एंटर हुआ तो 3, 3:30 का टाइम हो रहा था। अब वो उनको महसूस हो रहा था, मुझे उनको नहीं हो रहा था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को प्रॉपर ये पता लग रहा था कि भाई वही चुल आ जाएगी मेरे के अंदर, भाई कुछ तो है, इतनी शांति है यहाँ पे, कोई ऐसी पावर है जो मेरे को खींच रही है, एक बार जाके देखना चाहिए। मैं अंदर गया हूँ, बाइक खड़ी हुई है बाहर। अंदर जाके हम ऐसी पत्थर वत्थर उठा लिया, कभी इसको मार रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे कर रहे हैं। तो अंदर है ना छोटे छोटे कमरे बने हैं, तो अंदर कमरों में जाके झांक रहे हैं, कोई बैठ रहा है अंदर, आलती पालती मार गए वहां पे, ऐसे बैठ गए अंदर, लड़ाई झगड़ा सा कर रहे हैं। करते करते ऐसे बाहर आ गए। ठीक है, और मेरे को ये बात रियलाइज हो गई यार, शायद अंदर तो कुछ था लेकिन ना समझ में नहीं आया क्या चीज थी। बाइक स्टार्ट करी, उन्होंने मेरे को बोला भाई तू तो निकल जाएगा, तो हमें ना हनुमान जी की मूर्ति के वाले पीछे छोड़ दे, हम करोल बाग वापस चले जाएंगे शूट वूट खत्म करने के बाद। मैंने वहां उनको छोड़ा, तो मैं उससे आगे ना रोड है, उस रोड से आगे जा रहा था, तो कुत्ते बैठे थे, 10-12 कुत्ते बैठे थे। अब उनको पता है कि भाई इस टाइम तो यहाँ कोई आता नहीं है, और वो कुत्ते इतने डेंजर हुए पड़े थे ना कि कोई आदमी मिल जाए तो अकेला मिल जाए ना तो उसे लपेट दें 1 मिनट में, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, वो खा जाएंगे। मतलब इस कैटेगरी के कुत्ते थे। उनको शायद मेरे ख्याल से आगे ना शमशान भी है, तो उनको मेरे को ऐसा बताया था किसी ने कि शमशान का ना उनको मुंह लग गया है गोल, वो खा के ना आदमी की तरफ थोड़े से ज्यादा एग्रेसर हो गए। मैंने बचा के मैंने कहा यार कुत्ते हैं, कह रहा अरे तू चलाना कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे या नहीं वो भी। मैंने गाड़ी निकाली, वो कुत्ते लिटरली इतनी 10-12 कुत्ते हैं ना, भाग के हैं गाड़ी के, किसी भी तरह गाड़ी गिर जाए तो भागते हैं, मैंने देखा है कि भागते हैं, लेकिन इतने सारे कुत्ते अगर आपके पीछे भाग रहे, नॉर्मल भी हो सकता है। मैंने कहा चल कुत्ते हैं भाग रहे हैं, मैंने उनको पीछे वहां हनुमान जी बग्गा लिंक पे छोड़ दिए। मुझे वापस आना है क्योंकि एक लड़का मेरा दोस्त अभी अंदर है जो कैमरा चला रहा था। अच्छा, उसके साथ मेरे को वापस बिरला मंदिर से वापस उसको वहां ड्रॉप करना है। अब मैं उनको छोड़ तो दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार अंदर कुत्ते हैं। मैंने कहा चल यार जैसे तैसे हिम्मत करके निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर से गया तो विदाउट हेलमेट हूँ, बाहर से घूम के जाऊंगा झंडे वाले की पुलिस पकड़ लेगी, अंदर से ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अंदर से जा रहा हूँ, वही भूली भटेरी का महल मेरे सामने आंखों के आ गया। कुत्ते वहीं बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जैसे उसको पता है कि भाई ये वापस आएगा। इस बार वो साइड में नहीं है, इस बार वो सारे खड़े हैं और बीच में। मैं घबरा गया कि मैं अब गाड़ी पीछे भी नहीं ले सकता क्योंकि बाहर बैरिकेडिंग थी। मैंने कहा आगे भी लूंगा तो ये कुत्ते काटेंगे। उस दिन मैंने 2 शक्ति रियलाइज करी, क्योंकि बाहर हनुमान जी की मूर्ति है, अंदर भूली भटेरी का महल है। मुझे इस बात का ही पता लग गया कि पावरफुल क्या चीज है। मैं अंदर गया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा यार, चलो निकाल। मैंने धीरे धीरे उनके पास से निकालने स्टार्ट की, कुत्ता कुछ नहीं। मैंने हल्की सी रेस दिया ना, वो सारे कुत्ते मेरे पीछे दौड़ पड़े, और उन्होंने पूरी कोशिश करी है सब तक कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, कितना ही भगा ले। थोड़ी देर तो अच्छा खासा रोड था, अंदर के जंगल का रोड स्टार्ट हो गया जहाँ ईंटें वगैरह रखी थी, पत्थर वगैरह थे। मैंने कहा यार अब तो स्लो कर, और स्लो करी तो कुत्ते पकड़ लेंगे। कुत्तों ने मेरी बाइक गिरा दी, और इस कदर गिराई कि मेरी बाइक रगड़ते हुए गई है पत्थरों के ऊपर, और पेड़ से जाके टकरा गई बाइक। मैं खड़ा हुआ, कुत्ते पूरे के पूरे चढ़े हुए हैं मेरे पे। ठीक है, मेरे कोशिश कर रहे हैं कि इसे खा ले किसी तरीके। अब किसी तरह कुत्ते पीछे हो गए, मैंने हाथ पैर मार के चिल्ला के पत्थर उठा के उनको पीछे। मैं अपनी चोट चेक कर रहा हूँ शरीर पे। इतने बुरा एक्सीडेंट हुआ था भाई, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगा था कि भाई मैं सर्वर फटा होगा, खून निकला होगा। एक खरोच मेरे जिस्म पे नहीं थी उस टाइम, एक खरोच जिसे कहते हैं। और क्या रियलाइज करा, इतने बड़े जंगल में कोई नहीं था, एक आदमी सामने से आ रहा है, पतला सा,
वो आ रहा है फटाफट चिल्लाता वो यूं करता हूँ। मैंने कहा, क्या हो गया भाई? मेरे को उसके ना एकदम से लगा कि भाई यही बचा सकता है मेरे को। मैंने कहा भाई कुत्ते आ गए। उसने मेरे को उठाया, उसने कहा ठीक है, कह रहा कुछ हुआ है? मैंने कहा देख लग तो नहीं रहा कुछ हुआ है। कह रहा ऐसे होपलेस नहीं होते, कह रहा ऐसे होपलेस नहीं होते, जब ऐसा लगे ना कभी भी हनुमान जी का नाम लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात सुन के। हनुमान जी का नाम लिया कर, हनुमान जी की मूर्ति ये रही बगल में, कुत्ते मेरे को मारना चाह रहे थे। मैं अंदर गया था, ये सारी चीज गिराई उन्होंने ही। जो अंदर चीज थी ना, ये उसने महसूस कर लिया कि इसको पकड़ना है, क्योंकि मेरे साथ कनेक्ट हो जाता है। मैं महसूस कर गया और वो ये चीज बात रियलाइज कर गए कि शायद ये कनेक्ट कर जाएगा, इसे रोक लो यहाँ पे। मुझे नहीं पता था सामने से वो क्या चीज आई, कौन सा बंदा था, क्या था वो, इतने जंगल में अकेला क्या कर रहा था। वो सामने से आके मेरे को हौसला दे रहा है कि होपलेस नहीं हो, ऐसे होपलेस नहीं होते, कंधे पे हाथ रख के मेरे को खड़ा करा। मेरे शरीर पे चोट नहीं है, गाड़ी की हालत जब चलाई ना, गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ गड़ बज रही है और बेकार हो चुकी। इतनी चोट गाड़ी का और मेरे शरीर पे चोट नहीं। मैं इतना खुश हुआ उस टाइम कि भाई मैंने शायद एक गलत चीज भी देखी और शायद ये पता नहीं क्या शक्ति थी। मैंने हाथ जोड़े, प्रभु का नाम लिया, हनुमान जी आपने जान के रक्षा करी, बस बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का। तो वो इंसिडेंट मेरा ऐसा था कि मैं उस जगह पे आज तक गए हैं। मैं उसके पास से भी निकलता हूँ ना, मैं गया तो घबराहट के मारे मेरी गाड़ी डगमगा जाती है, मैं निकलता ही नहीं। मैं भोली बटियारे के नाम से नहीं निकलता। अब ये जो कुत्तों की आपने बात की, तो उसमें कुछ बाद में रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स कभी हुए कि उन्होंने हमला किया किसी इंसान पर और उसकी जान चली गई या नुकसान हुआ? मैं बताता हूँ। जो अंदर कुत्ते हैं ना, इसकी सच्चाई कोई जानता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि लोग जंगल को देख के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अंदर जानवर कौन कौन से हैं। वहां पे शमशान भी है। वो कुत्ते वहां पे ना क्या है, बच्चों को भी दफनाने कुछ लोग आते हैं वहां पे, तो वो क्या करते हैं, कुत्ते खोद लेते हैं। वो बच्चे की लाश है ना दबा के चले जाता। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, क्योंकि हमारी स्कूलिंग के टाइम पे वहां जाते रहते थे। मेरा स्कूल डे भी था, मैं वहां जाता था अक्सर, क्योंकि कभी कभी बंक मारने का ऐसा शौक रहता था, तो हम वहीं जाके बैठ जाते थे। हमने देखा है वो कहता कुत्तों को मांस खाते, और वो कुत्ते सिर्फ भौंकने नहीं आए थे मेरे पे, वो मुझे गिराने आए थे। क्योंकि 10-12 कुत्तों की पूरी प्लानिंग थी, जंगल में कोई नहीं है, इसे गिरा दिया जाए, इसका मांस खाएंगे। गैंगस्टर होंगे कुत्ते, मतलब बिल्कुल गैंग चल रहा है, गैंग चल रहा था उनका पूरा अंदर। कुत्ते बड़े कुत्ते बंदे निकले, मतलब वो भेड़िए थे भाई, कुत्ते नहीं थे, भेड़िए समझो उनको एक तरीके से। नहीं, वैसे भी जानवर की एक होती है खासियत होती है, इनको एक बार इंसान का मांस मुंह पे लग जाए ना, हाँ, तो फिर ये बिल्कुल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर वो बच्चे खा रहे हैं यार तो वो जायज सी बट इतनी हैरानी वाली बात है कि दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, और उसमें इस तरीके के कुत्ते मतलब हैं, और क्या म्युनिसिपल इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं करता? यार पता है क्या है, वहाँ सिर्फ कुत्ते नहीं है, वहाँ क्राइम भी बहुत होता है। नहीं, क्राइम तो क्राइम का तो उसके लिए तो पुलिस है, हाँ, लेकिन जानवर जो है, एक इंसान एग्जांपल के तौर पे मानो कोई इंसान लेट्स से टूरिस्ट ही है, जिसको कोई बहुत ज्यादा पता नहीं है, टूरिस्ट नहीं सर, फॉरेन नहीं, वो लोकल भी हो सकता है, और वो आ रहा है, उसको बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो ये तो खुली मौत को चुनौती है। खुली मौत है। अगर आप अकेले उसमें फंसे हो ना अंदर, तो आपको मार देंगे। मारेंगे नहीं तो एटलीस्ट आपको इतना जख्मी कर देंगे कि आप है ना वहां से फिर कान पकड़ लोगे, तौबा कर लोगे। मतलब उनको खून चाहिए उन कुत्तों को, क्योंकि अगर उनके जबान पे ना इंसान का मांस लग गया है, और वो बच्चा कहते हैं शायद बच्चे का मांस खा के शायद और ज्यादा वो हो गया, मांस तो मांस होता है जैसा भी, हाँ, तो वो आदमी को कुछ समझ नहीं रहे। अगर बाघ के मुंह में भी खून लग जाए ना, तो आदमी को समझता नहीं है। वही कह रहा हूं ना, हाँ, जानवर की प्रवृत्ति वही है। सही है जतिन भाई, बड़ा मजा आया, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जल्दी अगला पॉडकास्ट भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आज का जो पॉडकास्ट है इसको कंक्लूड करें, मैं चाहता हूँ कि जो आपका चैनल है जी, उसको आप छोटा सा एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि आपके चैनल में व्यूअर्स को क्या मिलेगा, सो दैट कि जो व्यूअर्स के पसंद का कंटेंट होगा, अगर उनको पसंद आए तो वो आपके चैनल पे जाके सर्व कर सकते हैं और एंटरटेन कर सकते हैं। तो छोटा सा एक बार आप अपने चैनल को एंडोर्स कीजिए। तो बेसिकली मेरा चैनल है जीरो जतिन शो, जहाँ पे मैं भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ये सारी कहानियां डिस्कस करता हूँ। ऑब्वियसली सुनील भाई की तरह मेरा चैनल अभी बड़ा नहीं है, आप तजुर्बे में काफी बड़े हैं, तो वहाँ पे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की चर्चा होंगी, और ऐसे ही गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, तो उनसे डिस्कस करते हैं उनकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल से रिलेटेड हुआ है, या हॉरर से रिलेटेड हुआ है, या कोई ऐसी बाधा तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर परेशान है, तो वहाँ हम वो सारी चर्चा करते हैं, और आपको बहुत सारी स्टोरीज ऐसे मेरे चैनल पर जानने को मिलेगी। जतिन भाई के चैनल को ढूंढने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जो ये आप टाइटल देख रहे हैं ना, तो टाइटल में आप देखेंगे एक ब्लू कलर का आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, जहाँ पे @0 जतिन शो करके आपको हैंडल दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे
क्लिक करते ही भाई का चैनल ओपन हो जाएगा, आप जाके वहाँ का कंटेंट देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरी सपोर्ट कीजिए। साथ के साथ ही मुझे सपोर्ट करना भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए फीडबैक अपना, साथ के साथ ही शेयर दबा के कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने जो कंटेंट है पहले भी पॉडकास्ट में एंडोर्स किया है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ व्हाट्सएप, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा उसमें आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनका और मेरा कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक जरिया कमेंट्स। अब कमेंट्स में कई बार रिप्लाई हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता, लेकिन आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे ना, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़ेंगे, बाकी आप अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ भी जुड़ सकते हैं। और भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी बदतमीजी सीधा एग्जिट। तो साथ के साथ अगर आप स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं आप अपनी, जिससे मैं आपकी स्टोरीज को नरेट करूं, और कोई वन टू वन भी आप गुफ्तगू करना चाहते हैं रिगार्डिंग द स्टोरीज, तो जो ये आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ओनली। तो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी जितनी जल्दी से जल्दी रिप्लाई इसको किया जाए। खैर, आज का जो एपिसोड है, सेशन है पॉडकास्ट का, इसी को यहीं पर विराम देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जतिन भाई को मैं जब दोबारा बुलाऊंगा वो जरूर आएंगे नए किस्सों के साथ। सो खत्म करते हैं आज का सेशन, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए किस्सों के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।